वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल मैनेजमेंट। और ये लास्ट इसका सेक्शन है। इसमें अगेन 3 लेवल है और मैंने सोचा कि इस पे भी डिस्कस किया जाए। और ख़ुसूसन ये केमिकल इंजीनियर्स के बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं उसको केमिकल कंप्लाइंट में ये चीज़ आती है। और अगेन जैसे इसका लेवल 1 में केमिकल इन्वेंट्री आ जाती है। तो केमिकल इन्वेंट्री जैसे ZDSC हमने पहले भी डिस्कस किया था वेस्ट वाटर में, इसी तरह ZDSC का केमिकल मैनेजमेंट पे भी स्टैंडर्ड है। और अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तो आप लेवल 1 को अचीव कर लेंगे इजीली, क्योंकि उसमें जो केमिकल का नेम है, उसका सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है। देखें, दो चीज़ है, एक जिसने केमिकल बनाया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा केस नंबर है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। जैसे हमारा एक स्पेसिफिक नाम होता है, कोई नंबर होता है, उसी तरह केमिकल का एक स्पेसिफिक नंबर होता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस है, जिससे आप उसके हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये अमूमन हैज़र्डस केमिकल का होता है और उसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि वो उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किन सिचुएशन में जो है वो हैज़र्डस पाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास केमिकल इन्वेंट्री में स्टॉक होना चाहिए कि आपके पास आपके पास इनवर्ड कितना आया, उसके बाद आपने उसको यूटिलाइज़ कितना किया, यानी कंज्यूम कितना किया, और आपके पास करंट बैलेंस कितना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम जनवरी के महीने में खड़े हुए तो हमारा जो दिसंबर का महीना होगा उसका जो क्लोजिंग होगी वो हमारी जनवरी की ओपनिंग हो जाएगी। दोबारा मैं बताऊं आपको, तो अगर एक केमिकल है मिसाल के तौर पे फॉर्मिक एसिड, वो अगर आपके पास 30 kg अवेलेबल है स्टोर में एट द एंड ऑफ दिसंबर, तो आपके पास जो जनवरी की ओपनिंग स्टॉक होगा वो आपका क्या होगा, वो 30 kg होगा। और अगर आपके पास कोई फॉर्मिक एसिड उस महीने में आएगा, मिसाल के तौर पे आपने 70 kg परचेज़ किया, तो आपके पास कितना हो गया, 70 + 30 आपके पास ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कंज्यूम किया है 50 kg, तो आपके पास 100 - 50 कितना हो गया, 50 kg। तो आपके बैलेंस कितना रह जाएगा, 50 kg। तो ये जो होती है ना वो केमिकल इन्वेंट्री के लिए ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं समझना। उसके अलावा आपके पास MSDS मौजूद होना चाहिए, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। ये हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में एक्चुअली आपके 16 पॉइंट्स होते हैं। 16 पॉइंट्स में आपके केमिकल की इंफॉर्मेशन होती है, उसकी हैज़र्ड क्लासिफिकेशन होगी, फ़र्स्ट एड इंफॉर्मेशन होगी, फायर फाइटिंग इंफॉर्मेशन होगी, उसके अलावा उसकी बायोलॉजिकल के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है, केस नंबर उसमें मौजूद होता है और उसको आपने डिस्पोज ऑफ किस तरह करना है। तो ये 16 पॉइंट होते हैं। तो हमने सारा डिस्कस नहीं किया, लेकिन किसी भी केमिकल को आप उठाएंगे तो MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, या फिर SDS के नाम से भी ये जाना जाता है, सेफ्टी डेटा शीट। तो उसकी जो है ना आपके पास MSDS सबके मौजूद होना ज़रूरी है। तो उसके अलावा केमिकल स्टोरेज लोकेशन, मिसाल के तौर पे आपके पास आपने सब स्टोर में किया है, आपने मेन स्टोर में किया है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप जो है अपनी केमिकल इन्वेंट्री की जो लिस्ट है ना वो फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हैज़र्ड इन्फॉर्मेशन है, आपका केमिकल इरिटेंट है, आपका केमिकल डेंजर है, आपका केमिकल जो है वो उसका हेल्थ इफ़ेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें GHS लेवल में आता है, ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम में ये हैज़र्ड सिंबल होता है उसमें। वैसे उसमें क्लासिफिकेशन किस हवाले से, उसमें फ़िज़िकल हेल्थ और एनवायरनमेंट के हवाले से क्लासिफिकेशन है। अगर आपका फ़िज़िकल होगा तो मिसाल के तौर पे अगर आपके अगर फ़िज़िकल यानी कोरोसिव एक केमिकल है, कोरोसिव टू मेटल, ये उसका फ़िज़िकल हैज़र्ड है। उसका हेल्थ पे क्या हैज़र्ड पड़ेगा, वो जो कार्सिनोजेनिक जो एक कैंसर जो एक बीमारी है उससे भी जो है वो अगर उस तरह के हेल्थ हैज़र्ड है तो वह होगा। और इन्वायरमेंट में जो एक्वेटिक लाइफ पे वो अगर इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, तो वो 3 कैटेगरी डिफ़ाइन होती हैं GHS में, ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम में। और इस तरह से टोटल जो है वो 8 to 9 सिंबल हैं जिसमें हम केमिकल को कैटेगराइज करते हैं, वो हैज़र्ड इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा उसकी सब्सटेंस की डिटेल है, मिसाल के तौर पे एक केमिकल में 10% वाटर है, 90% जो है वो कोई सब्सटेंस मिला हुआ है, तो आपको जो है ना वो ये भी बताता है MSDS कि इंफॉर्मेशन उसकी मौजूद होती है उसमें ना, केस नंबर के साथ उसका सब्सटेंस की डिटेल भी होती है कि कौन सी चीज़ किस मिक्सचर के तहत जो है ना वो केमिकल मिलके बना है। तो एक्चुअली वो आपका क्या कहलाता है, सब्सटेंस की डिटेल कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास MRSL का वर्जन क्या है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे MRSL का, जब हम ट्रेनिंग का डिस्कस करेंगे। MRSL और
MRSL जो है वो भी उसका वर्जन 2.0 है, उसका वर्जन 1.0 है, वो भी इम्पॉर्टेंट। अगर ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करते हैं, मंथली बेसिस पे अपना बना रहे होते हैं, तो आप केमिकल इन्वेंटरी लिस्ट बना रहे हैं और आप लेवल 1 का 1 पॉइंट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा MSDS जैसे हमने डिस्कस किया, ये इंग्लिश में है, तो उर्दू में भी इसी तरह से आप बनाते हैं। और अगर किसी को सैम्पल चाहिए वो इंशाल्लाह मैं भी शेयर कर दूँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के केमिकल मैनेजमेंट की, क्यों कौन से केमिकल जो है वो ख़तरनाक है, किसी कंपैटिबिलिटी चार्ट के अकॉर्डिंगली। मिसाल के तौर पे कोरोसिव और हेल्थ का जिसका हैज़र्ड है वो अगर साथ नहीं रख सकते, दो केमिकल हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, सेम तो नहीं सिमिलर हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर आपकी एम्प्लॉय को है तो वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग है। स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ड्राई हो, क्लीन हो, टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कोई रिएक्शन हो जाए। उसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, अल्लाह ना करे कोई स्पिल हो जाता है, स्पिल यानी कोई चीज़ बह जाती है, अगर आपने कंटेनमेंट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सेकेंडरी कंटेनमेंट का, जो कि 110% होना चाहिए टोटल केमिकल की कैपेसिटी से, तो आपका वहाँ पे लार्ज स्पिल हो सकता है, स्मॉल स्पिल हो सकता है, ठीक है। उसकी रेस्पॉन्स की प्लानिंग क्या होती है, कोई आपने वहाँ पे ड्रिल करानी है लोगों को कि अगर वहाँ पे केमिकल गिर जाए, आपने स्पिल किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एब्जॉर्बेंट हो, गॉगल्स हों, उसके अलावा आपके पास पैड्स हों जिससे आप केमिकल को कंटेन करें, एरिया को रोक सकें। उसके अलावा आपके पास कोई इस तरह का कोई पाउडर हो जिससे आप कुछ केमिकल की आग बुझा सकें, क्योंकि हर किसी पे पानी आप इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके लिए जो है वो एक फोम भी इस्तेमाल किया जाता है केमिकल स्टोरेज में अमूमन, ठीक है। क्योंकि कुछ केमिकल को अगर आप फ्लेमेबल है उसको आप आग मारते हैं तो वो आग कभी कभार भड़क भी जाती है। उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया कि सेफ्टी इक्विपमेंट आपके पास, आपने वहाँ पे डेप्यूट किए में, ऐसा नहीं है आपने डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ डेप्यूट भी वहाँ पे आपने वहाँ पे स्टेशन भी बनाना पड़ेगा, गॉगल्स का, लॉन्ग बूट का, रबड़ के ग्लव्स का, नाइट्राइल के ग्लव्स का, डिफरेंट तरह के ग्लव्स का, डिपेंड करेगा किस कंडीशन में कौन सा इस्तेमाल करना है। और जो है वो एप्रन जो येलो कलर का होता है अमूमन, अच्छा एप्रन जो है ना वो कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, वो जिस तरह का जीन्स का डेनिम का कपड़ा होता है वो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो केमिकल है वो जज़्ब करेगा। आपको इस तरह का कपड़ा चाहिए जो कि वो स्लिपरी हो और सारा केमिकल उस पर टच करके बह जाए, सही है, जज़्ब ना हो। उसके अलावा आपके पास केमिकल परचेजिंग डिपेंड करेगा, जैसे MRSL होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस लिस्ट और रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस लिस्ट। MRSL जो होता है वो हमेशा प्रोडक्शन पे होता है, ये कि मिसाल के तौर पे किसी केमिकल में जो है ना वो लिमिटेशंस है, अगर 2% इसमें ये चीज़ पाई जाएगी तो ये केमिकल हैज़र्डस है और ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी 2% तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपकी प्रोडक्शन जो उनको ना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ये सब्सटेंस इस केमिकल में इतना, इसकी लिमिट इतनी है और इतना ये मौजूद होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो वो नुकसानदेह, ठीक है। RSL जो लिस्ट होती है अमूमन सप्लायर प्रोवाइड कर रहा होता है, और MRSL और RSL की आपने उनको लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है, आप अपने पास मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपके पास आप जो है वो चेक कर रहे हैं उसको, MRSL RSL की टेस्टिंग हो रही है, अल्डामाइन तो नहीं है उसमें, APOs फ्री है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं डिटेल में। ये जब इंशाल्लाह ताला हम एक नई वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे RSL और MRSL का। उसके अलावा अपने केमिकल की ट्रेसेबिलिटी करनी है, मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री में, मिसाल के तौर पे ये केमिकल आया और जैसे हमने डिस्कस किया था ओपनिंग स्टॉक था, उस महीने में फिर केमिकल आया, फिर आपने उसको इस्तेमाल किया, फिर आपके पास कुछ रह गया इस्तेमाल करने के बाद, तो आपने उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी के वो आपने मिसाल के तौर पे एक डिपार्टमेंट है डाइंग, आपने उसको इशू कराया, वही केमिकल मिसाल के तौर पर प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने किस दिन इशू कराया, कितना इशू कराया, किस बंदे को कराया, और वो सारा केमिकल ट्रेसेबिलिटी कहाँ तक जाएगा, इन्वेंट्री तक जाएगा, कौन सा केमिकल किस किस डिपार्टमेंट को कब कब इशू हुआ, ये आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन रखनी है। एक स्लिप होती है, आपने इशुएंस स्लिप रखी, उसके अलावा आपने इनवर्ड आया है, उसके अलावा आपने परचेज़ ऑर्डर लिया, डिलीवरी चलान हुआ, फिर उसके बाद उसका गेट पास बना, फिर वो इन हुआ, फिर वो स्टोर में गया, फिर सबसे पहले परचेज़ रिक्विजिशन होती है, ठीक है, कि आपने जो है ना डिमांड डाली कि मुझे ना केमिकल चाहिए, तो परचेज़ रिक्विजिशन कहाँ जाएगी, इसमें परचेज़ डिपार्टमेंट में जाएगी। परचेज़ डिपार्टमेंट क्या करेगा, PO उसको इशू करेगा आफ्टर कंपैरिजन, मिसाल का 3-4 सप्लायर से वो उसने रेट्स ले लिया, फिर कंपैरिजन के बाद परचेज़ ऑर्डर रिसीव होगा, परचेज़ ऑर्डर रिसीव होने के बाद डिलीवरी चालान होगा, और डिलीवरी चालान कौन देगा,
वो सप्लायर जो आपको केमिकल प्रोवाइड करेगा। डिलीवरी चालान जब आपको मिल गया, फिर आपने गेट पास करके उसको इन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास वहाँ पे स्टोर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब आप स्टोर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो अगर आपने इंटरनल डिपार्टमेंट को इशू कराना है तो वहाँ पे स्टोर एक्विजिशन बनेगी, और स्टोर एक्विजिशन जब बन गई, किसी डिपार्टमेंट को दे दिया, तो आपने इशुएंस स्लिप होती है जो कि केमिकल सब स्टोर से अभी मेन स्टोर से शुरू होती है, और उस पर सारी डिटेल होती है कि किस बंदे को दिया, किस डिपार्टमेंट को दिया। तो अगर आपने ये सारा प्रोसीजर किया हुआ है तो आप लेवल 1 ईज़िली अचीव कर सकते हैं। उसके बाद लेवल 2 में आपने इम्प्रूवमेंट प्लान दिखाना है। आपके पास ज़्यादातर केमिकल अगर हैज़र्डस केमिकल हैं तो उसके MRSL और RSL को मॉनिटर करने के लिए आपके पास एक ज़बरदस्त प्लान होना चाहिए। आपके पास इंटरनल टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे, आपका लैब नहीं कर रहा, तो आप अपने सप्लायर को बोलें कि भाई ये जो केमिकल है वो APOs फ्री हो, अल्डामाइन फ्री हो, या फिर हैवी मेटल फ्री हो। अब डिपेंड करेगा। अब देखें, एक बाइंडर है, एक सॉफ्टनर है, या फिर और केमिकल हैं। हर केमिकल का हर अलग अलग फंक्शन होता है और उस पर MRSL अलग अलग लगता है, तो वो आपको सप्लायर अच्छे से बता सकता है, या फिर आपके लैब के जो एक्सपर्ट होते हैं वो बताएंगे भाई देखें इसमें ना इतना कंटेंट है और हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए हैज़र्डस होगा। ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हो, तो मिसाल के तौर पे आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि भाई ये मेरे पास हैज़र्डस केमिकल है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता लिमिट करूँगा, और 1 साल या फिर 6 महीने के अंदर मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर दूँगा। एक चीज़ होती है एलिमिनेट कर देना, बिल्कुल ही हटा देना। एक चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट यानी उसका चेंज कर देना। ठीक है। तो वो इस तरह से अगर आपके पास इम्प्रूवमेंट प्लान आ रहे हैं, आपके पास स्टोरेज प्रॉपर बनी हुई है, तो आप लेवल 2 अचीव कर लेंगे। लेवल 3 में क्या है कि आपने कोलैबोरेशन किया हुआ है ब्रांड से, मिसाल के तौर पे कोई सप्लायर है, उसको आप अपने पास हिग इंडेक्स में लेके आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे लेवल 3 अचीव कर लें। उसके अलावा आपने ट्रेसिबिलिटी लॉट नंबर तक की हुई है। वही अगेन जो हमने डिस्कस किया, वो केमिकल का लॉट नंबर कौन सा आया, किस सप्लायर ने दिया, और वही लॉट की ट्रेसिबिलिटी कि भाई हमने प्रिंटिंग को लॉट नंबर 002 इशू किया था, तो 002 की ट्रेसिबिलिटी थ्रू आउट आपने की। उसके अलावा अगर आप सस्टेनेबिलिटी केमिकल अपने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सिस्टम में, तो लेवल 3 अचीव कर लेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर को अगर आप ये इस बात पे आमादा करेंगे भाई हिग इंडेक्स पे आओ, और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके बाद आप हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन अगर आपने किया हुआ है कि स्टोरेज करेंगे तो उसके क्या हैज़र्ड्स हैं, उसके अलावा अगर आप प्रिकॉशन आप लेंगे तो कौन कौन सी प्रिकॉशन लेंगे, उसका क्या हैज़र्ड है, उसको क्या तरीके करेंगे, ये सारी चीज़ें।